नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो अमेरिका फुल फ्लेजडली इस वॉर में कूद पड़ा है। हालांकि शामिल वो शुरू से ही था। यह अलग बात है कि लगातार वो धोखे पर धोखे दे रहा था। पहले बातचीत का सहारा लेकर कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, कई दौर की बातचीत होनी थी, और ये जब बातचीत चल ही रही थी तो इजराइल ने धोखे से ईरान के ऊपर हमला किया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से यह कहा गया कि 2 हफ्ते में ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस जंग में पूरी तरीके से शामिल होना है या फिर नहीं। और इस सब के बीच देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, उस पर उन्होंने अलग सुबह हमला कर दिया, या ये कह सकते हैं कि दरमियानी रात उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अब एक तरफ जिस तरह से ट्रंप हैं, आप जानते ही हैं किस तरह के हैं वो, किस तरह से दीवानों की तरह वो बातें करते हैं, तो उसी तरीके से जीत से पहले जीत डिक्लेयर उन्होंने कर दी है। उन्होंने नेतन्याहू का धन्यवाद किया, उन्होंने इजराइल की सेना का धन्यवाद किया, और उन्होंने ये भी लिखा कि फॉर्दू इज गॉन। जो फॉर्दू है वो जो 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनमें से एक है, और वो उनका कहना है फॉर्दू इज गॉन। हालांकि अब ईरान की तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह के दावे किए गए हैं, ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि उनके इन न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए गए हैं, अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब ईरान सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने सबसे पहले यह कहा कि उसे उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है, एंट्री और एग्जिट गेट पर ही हमले हुए हैं, ये उसका कहना है। और पहले से ही उसने ज्यादातर वहां से जो उसको चीजें हटानी थी वो पहले ही उस साइड से वो हटा चुका था। तो उसका ये कहना है कि जो क्लेम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है उसे वैसा नुकसान नहीं हुआ है। और उसके फौरन बाद ही ईरान ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक किया है, वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। और ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो भागते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें अपनी जान अब खतरे में नजर आ रही है। तो इस तरह के हालात इजराइल में बन गए। इजराइल में जिस तरह से ईरान ने बिना डरे, बिना खौफ खाए अमेरिका के हमले के बाद उसने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसने साफ तौर पर यह बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि शुरुआत आपने की है लेकिन इसका अंत हम करेंगे। और इसके अलावा यह भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि इसका ऐसा बदला लिया जाएगा, इसके ऐसे नतीजे होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब आप अमेरिका के इस हमले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी दबाव में किया गया हमला है, और इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप ये देखें कि जैसे होता है ना कि रस्मन हमने ये हमला कर दिया, हमला करके खुद ही हमला किया और खुद ही अपनी जीत जो है वो ट्रंप ने डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद पूरे अमेरिका में जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बिना कांग्रेस की सहमति के जो ये किया गया है ट्रंप की तरफ से, वो तमाम नियम, कानून, कायदे सबको उन्होंने ताक पर रख के ये हमला किया है। और वो ईरान के लिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंक का सोर्स है ईरान, जिस पर हमने हमला किया है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर न जाने कितने सैंक्शंस लगाए गए, उसने किसी को कभी उकसाया नहीं, उस देश ने, उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया और अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए उसने जवाबी कार्रवाई की, अपने आप को, अपने देश को, देशवासियों को बचाने के लिए। और उसको क्या ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंक का सोर्स। अब आप इससे समझिए कि ये कभी भी हमला परमाणु हथियारों के बारे में था ही नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जब इराक पर हमला किया गया था तब भी ये कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं था, वैसे ही ईरान में परमाणु हथियारों के बारे में ये नहीं था। दरअसल इजराइल जिस तरह से, जिस तरह का मुल्क है, नेतन्याहू जिस तरह के लीडर हैं, आपको ये पता है पिछले 30 साल से वो यही राग अलाप रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार अब इतने सालों में बना लेगा, अब इतने सालों में बना लेगा, बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया है। 30 सालों से वो ये कह
रहे हैं और आखिरकार उसने इसको बहाना बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और अब आप ये देखिए कि बिल्कुल इराक में जो कुछ किया गया वैसे ही बिल्कुल इसकी पटकथा लिखी गई है। लेकिन ईरान ने भी पिछले 30 सालों से इसकी तैयारी कर रखी है। ईरान को ही पता है कि कभी भी उसके साथ उसके ऊपर ये हो सकता है और यही वजह है कि ईरान जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड था। ईरान एक ऐसा देश है जो कभी भी ना तो उकसावे में आता है, ना कभी अपनी तरफ से उसने किसी के ऊपर हमला किया है। बहुत सभ्य, शालीन और पीसफुल लोग हैं और देश है। 7,000 साल पुरानी उसकी अपनी सभ्यता है। वो किसी एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जिस पर जुल्म करके उसको हत्याया गया है और वहां अपने लोगों को बसाया गया है, बल्कि उसकी एक अपनी सभ्यता है। अब इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और तमाम जो दूसरे देश है, अरब ममालिक, उन सब ने इसकी निंदा की है। लेकिन इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि जो पाकिस्तान के कराची से अमेरिकी बॉम्बर्स प्लेन ने उड़ान भरी और ईरान पर हमला किया और मेडिटेरेनियन जो सी है उसकी तरफ वो फिर भाग गए। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की है और ये कहा है कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये दोगलापन क्यों है, किस तरफ है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है। आसिम मुनीर अभी ट्रंप से मिलकर आए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान के किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने किसी धरती से इस तरह के कोई हमले नहीं करता। हमेशा वो इसी तरह से मुल्कों का इस्तेमाल करता रहा है हर हमले में जो भी अब तक उसने किए हैं। तो ये साफ तौर पर दोगलापन देखने के लिए मिलता है। इधर मोदी जी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान जो है उनसे फोन पर बातचीत की है और हमले को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अमेरिका की स्ट्राइक के बाद जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं, तेल अवीव पर जो हमले किए हैं और हाइफा समेत कई ठिकानों पर जो मिसाइल दागी हैं, इसमें तेल अवीव का जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, डिसीजन मेकिंग सेंटर और एयर बेस शामिल है और उसको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तो अब पूरे तौर पर ईरान ने ये बता दिया है कि भले ही आपने इसकी शुरुआत की हो, आपने इसमें हमें खदेड़ा हो, आपने इसको हमें शामिल किया हो, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जवाब किस तरह से दिया जाता है। और इसकी ईरान की इसको लेकर तारीफ हो रही है लगातार। आप ये देख रहे हैं जब वो जवाबी हमला कर रहा था इजराइल पर तब भी उसको लेकर तारीफ हो रही थी। और अमेरिका के इस हमले के बाद जिसके पास, अमेरिका एक ऐसा देश जिसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे ज्यादा हथियारों का जखीरा है, वो आप देखिए कि इसमें कूद गया है। पहले वो सब कुछ मुहैया करा रहा था इजराइल को और अब वो इसमें कूद गया है। अब जाहिर सी बात है नेतन्याहू ने इसको लेकर थैंक यू कहा है और कहा है कि हमने एक टीम की तरह काम किया है। लेकिन पूरे अमेरिका में जिस तरह के हालात बन गए हैं, अब ट्रंप के लिए क्या गद्दी पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा? क्या किसी तरीके से इंपीचमेंट मोशन आ सकता है ट्रंप को गद्दी से हटाने के लिए? क्योंकि वो ये कहकर आए थे, पीस एम्बेसडर बनकर आए थे और अभी भी आप ये देखिए किसी देश पर बॉम्ब गिराकर उसके फौरन बाद वो पीस की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चीन और रशिया इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, लेकिन बुशर जो न्यूक्लियर साइट है उस पर अमेरिका ने हमला नहीं किया है और उसी बुशर जो साइट है, न्यूक्लियर साइट, वहीं पर ही दरअसल रशिया के जो वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं, जिसको लेकर रशिया की तरफ से कहा गया कि वो अपने वैज्ञानिकों को वहां से नहीं हटाने वाला है। ये पहले उसने कहा था अमेरिका के हमले से पहले। तो क्या स्ट्रैटेजिकली अमेरिका ने उस प्लांट पर हमला नहीं किया है? और अब रशिया और चीन का रिएक्शन क्या होगा? क्या इसमें वो पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा? क्या अब ये वॉर जिसकी बात लगातार की जा रही है, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती हुई ये नजर आ रही है? यहां से पूरा मामला कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कितना इसमें एस्केलेशन होगा, ईरान किस हद तक जा सकता है और अमेरिका जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ कर सकता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। 2 मेहमानों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं।
ईरान से पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आगा सूरतवाला साहब। आगा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया मामलों के और मिडल ईस्ट मामलों के जानकार हैं और लगातार वो इस मामले पर ना सिर्फ अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं, बल्कि सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, तो उसमें अमरीश जी का नाम सबसे ऊपर है। अमरीश जी, स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। आगा साहब, मैं आपके पास आऊं और ईरान में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से आप ये देख रहे हैं, इसकी मैं आपसे अपडेट लूं। उससे पहले अमरीश जी का एक मैं ओपनिंग कमेंट में उनसे लेना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अमरीश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको, जो अमेरिका के क्लेम है, जो ट्रंप के क्लेम है, वो ट्रंपियन क्लेम है या फिर इसमें कुछ आपको दम लगता है? अगर आईएए की तरफ से ये कहा जाए कि कोई रेडिएशन का रिसाव नहीं है, तो फिर ये कैसा परमाणु ठिकानों पर हमला था? फॉर्दू इज गॉन, ये कह रहे हैं ट्रंप। नहीं, ट्रंप ने तो बहुत कुछ कहा था। ट्रंप ने तो ये भी कहा था यमन इज गॉन, यमन इज गॉन ट्रंप ने कहा था, और यमन से फिर समझौता किया और यमन की से युद्ध में हार गई अमेरिका और अपने सारे जहाज उसने वापस लिए। और आपको याद होगा वो ट्वीट मैं कई लोगों को बता चुका हूं जो उन्होंने किया था कि अब तो हुतीस खत्म है और बड़े ये अफसोस की बात है, लेकिन बहुत बर्बादी होगी, खत्म हो जाएंगे। तो ट्रंप जो है वो देखिए फेक हमले करके और फेक विक्ट्रीज ये क्लेम करते हैं। अब ईरान की आप देखिए बात देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने फुदरो पे हमला किया, आपने इस्फहान पे हमला किया और आपने नतांज पे हमला किया। अच्छा, ये जो हमले हैं ये B2 ये बंकर बस्टर बॉम्ब से आपने किए, और जो अमेरिकन मिलिट्री ने कहा है कि हमने 3 एयरक्राफ्ट भेजे और जिनमें जिनमें GBU जो गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 उसके 6 बॉम्ब्स थे। अब 6 बॉम्ब अब तीनों साइड्स के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक एक उन्होंने रखे और 2-2 बॉम्ब एक साइड पे गिरे। अब जब 2-2 बॉम्ब गिर रहे हैं जो 60 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो या तो फुड्रो में जो फैसिलिटीज थी वो 90 मीटर थी और वहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब पहुंच नहीं पाए, और या तो ये इन लोगों ने ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने उस तरीके के बॉम्ब। क्योंकि देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो ये जो GBU 57 है, ये ऐसे बॉम्ब्स हैं जो ठीक है 60 मीटर के नीचे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, 90 मीटर में मान लीजिए ईरान ने अपने हथियार रखे हो, लेकिन वो 600 मीटर के आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आसपास, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप दो चीज समझिए कि वो जो अंदर नुकसान करते हैं और जो आसपास वो 600 मीटर में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका कहां एविडेंस है भाई? उसका कोई तो एविडेंस होगा, एक इंसान मारा गया होगा, कोई तो कुछ तो हुआ होगा, कोई वहां पर जख्मी हुआ होगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग जाके एक खाली मैदान में छोड़ के चले आए हैं। कोई भाई देखिए, ईरान तो छुपाता नहीं है। जब इजराइल ने पहले दिन हमला किया तो उसने बताया हमारे इतने बड़े बड़े लोग मारे गए। ईरान ने झूठ तो नहीं बोला, उसने उसने कबूला जब जब लोग मारे गए। अभी भी देखिए 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और वो ईरान बताता है कि हमारे कितने लोग मारे गए। उधर इजराइल झूठ झूठ बोलता है, मरे हुए लोगों को घायल बताता है, जबकि वहां भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं। तो अभी आज की जो स्ट्राइक थी उसमें ईरान क्यों छुपाएगा? और ईरान ने अभी तक ये कहा है, 2 बातें कही उन्होंने। कहा एक तो कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ, और अभी जो जो स्पोक्स वुमन है ईरानियन गवर्नमेंट की, उनका बयान मैं देख रहा था। उनका बयान ये था कि आसपास की जो जनता है, अब वो इस्फहान, नतांज और फुदरो, आसपास की जनता अपने नॉर्मल लाइफ जैसे लीड कर रही है वैसे वो लीड करे, कोई रेडियो एक्टिव कहीं से भी कोई रिसाव नहीं है। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको ये सीधे तौर पे एक अमेरिका की हार है, मैं इसको हार के रूप में देखता हूं। नेतन्याहू को एक तरीके से, और उसके बाद जो ईरान ने हमले किए उसने जो नष्ट किया है, उसने जो बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नष्ट कर दिया, बेन गुरियन एयरपोर्ट अब पता नहीं कितने दिन बाद वो ऑपरेशनल हो पाएगा, वो नष्ट हो चुका है। तेल अवीव में लोग भाग रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं वो शेल्टर में भाग रहे हैं, शेल्टर के अंदर घुस रहे हैं, आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को पेपर स्प्रे किया उन्होंने। यानी वहां पर जगह नहीं है, वहां पर जगह की कमी पड़ रही है। उसके बाद अपना सामान बांध बांध के भागने की कम से
कम से कम 2 से 3 हजार 4 हजार लोग तेल अवीव में छोड़ रहे हैं और आपस में उनमें संघर्ष हो रहा है, ये भी हमको देखने को मिला। तो इतनी मिलिट्री सेंसरशिप जो इजराइल ने इम्पोज की है, उसके बाद ये स्थिति है। उसके बाद आईआरजीसी का जो बयान है, आईआरजीसी ने कहा है अब अमेरिका के सारे टारगेट्स हमारे लिए लेजिटिमेट है। और अब देखिए, जो मेरा अनुमान है कि जो अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, और आपने जैसे बताया कि भाई कराची से उन्होंने फ्लाइट ली और कराची से फ्लाइट लेके वो इधर उधर चले गए। अब अगर ये बात है तो उसके बाद अब देखिएगा ईरान फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को कंडेम करेगा, उसको उस पर सवाल उठाएगा। उधर जो डिगो गार्शिया से लेके गुआम से एक बात थी कि वहां से बंकर बस्टर बॉम्ब ये जो है वहां से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स अमेरिका के वो लेके उड़ेंगे। तो उन सारी जगहों पर भी वो भी इजराइल की ईरान की जद में है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले एक और घोषणा की। उन्होंने कहा खाइबर मिसाइल्स की जो सीरीज है वो हमने शुरू कर दी है, और उसमें सेज्जल है, उसमें खुर्रम शहर 4 है, उसमें फतह 1 है, उसमें और भी मिसाइल हैं, कद्र मिसाइल भी है। ये सारी मिसाइल्स जो हैं इसमें ईरान की सुपीरियरिटी है, ये पूरी दुनिया जानती है। और रशिया ने भी इस पे कहा है कि अब जो अमेरिका ने कर दिया है उसके बाद अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है इजराइल को, सॉरी, ईरान को किसी भी चीज से रोकने के लिए। यानी ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, ईरान को पूरी छूट है, वो कहीं भी किसी को भी मतलब कहीं भी अमेरिकन इजरायली इंटरेस्ट को और बेसिस को मार सकता है, और उसने एक तरह से कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखिए अब ये बड़ी लड़ाई है, अब इस लड़ाई में इजराइल के खात्मे की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, इज़राइल के खात्मे की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और इज़राइल खात्मा करना चाहता है ईरान का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, उसमें आखिरी रोड़ा उसके लिए ईरान है। बिल्कुल सेम पटकथा है, मतलब वो स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं करते हैं। जो स्क्रिप्ट उन्होंने इराक के लिए लिखी थी, वही स्क्रिप्ट उन्होंने ईरान के लिए लिखी है। बिल्कुल उसी तरीके से धोखा देके एक स्क्रिप्ट तैयार करके उस पर हमला किया, फिर कहा कुछ नहीं मिला। आईएईए कह रहा है, खुद गबार्ड जो है वो कह रही हैं, तुलसी गबार्ड वो कह रही हैं, और तमाम तरह के लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बना रहा है, वो आतंकी है, वो आतंकियों का सबसे बड़ा संरक्षक है। ईरान के लिए कह रहे हैं, जिसने हमला नहीं किया है, और जिसने हमला किया है, जो लगातार जेनोसाइड कर रहा है, वो पीस के एम्बेसडर बन रहे हैं अपने आप को। ये आयरनी है, और उनके साथ यूरोप के जो देश हैं वो खड़े हैं। ये आप देखिए कि इंसानियत का जो कत्ल करने वाले हैं वो कैसे इंसानी हुकूकों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इस पर हंसा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगा साहब, मेरा आपसे सवाल, ईरान में आप मौजूद हैं, आप वहां के हालात मुझे बताइए कि वहां अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के बाद क्या किसी तरह की ऊहापोह की कोई स्थिति वहां पर बनी हुई है? कोई रेस्टलेसनेस आप वहां पर देख रहे हैं, जैसे हम इजराइल में देख रहे हैं कि 10,000 लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है और अपना देश छोड़ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें ईरान के हवाले से नहीं आई हैं, अगर अनटिल अनलेस छुपाया नहीं जा रहा हो तो। जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा, और अमरीश जी ने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया उसी को मैं कंप्लीट करूंगा। ईरान के स्पोक पर्सन जो लेडी की तरफ उन्होंने इशारा किया, उन्होंने सराहत से और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि हमारे इधर फोर्दो में, नतंज में, इस्फहान में नॉर्मल जिंदगी सबकी चल रही है। और बहुत सारे वीडियोस जिस वक्त अमेरिका ने हमला करने के लिए ट्वीट, और उसने जब क्लेम किया कि उसने ये हमला कर दिया है और ट्रंप की तरफ से ये ऐलान होता है, तो उसके आधा घंटे के बाद में फोर्दो के पास में कुछ रिपोर्टर्स गाड़ी लेकर जाते हैं उसके नजदीक के हाईवे की तरफ, और वहां से वो हाईवे से फोर्दो की साइट का वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जितने बड़े बम, जिसकी तरफ इशारा भी किया है अमरीश जी ने, बंकर बस्टर बम, जब वो गिरते हैं तो उनकी आवाज, उनका धुआं और उनकी लाई हुई तबाही इतनी ज्यादा होती है कि कई घंटों तक के उसको जमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधा या पौना घंटे के बाद में फोर्दो के वीडियो मैंने खुद भी देखा है, उन रिपोर्टर्स ने जो उस वक्त शेयर किया था, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई भी मुश्किल जिंदगी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है। कुछ चीजों में फर्क आया है। सबसे पहला फर्क ये आया है कि ईरान की पब्लिक जो लास्ट फ्राइडे वो लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट की हिमायत में और इसराइल की मुखालिफत और अमेरिका की मुखालिफत में, अब वो ये सराहत से और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कहने लगे हैं कि अब जिस तरह से इसराइल को नाबूद करने के लिए सिज्जील या फत्ता या आज खैबर मिसाइल को लॉन्च किया गया है,
अब जरूरत है कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर इस तरह की मिसाइल को फेंका जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि कुवैत में और बहरीन में खास तौर पर यहां पर वर्क फ्रॉम होम 70% गवर्नमेंट के काम करने वाले लोगों को कह दिया गया है कि अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि यहां पर उनकी बेसिस हैं, यानी अमेरिका की बेसिस, और अमेरिका को इस बात को और कुवैत को या बहरीन को और आसपास की कंट्री को अब इस बात की चिंता है कि कहीं ईरान जब अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो हमारे लोगों का नुकसान ना हो। ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूं। कंटिन्यू जी। जी आज जी का जी दिन प्लीज प्लीज। आज का दिन बहुत हिस्टोरिकल दिन है और इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। हिस्टोरिकल दिन है क्यों? क्योंकि पिछले 45 साल से, जब से 1979 से ईरान के अंदर रिवोल्यूशन आता है, अमेरिका ने एक सेकंड के लिए भी ईरान से मुकाबला करना और इसको खत्म करने की कोशिश को छोड़ा नहीं था। शुरू में यहाँ की प्रॉपर जो लीडरशिप थी, यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के चीफ जस्टिस, उन लोगों का कत्ल कर, उसके बाद में यहाँ पर एक जंग शुरू होती है, जो जंग ईरान इराक वॉर है। 8 साल तक के वो वॉर चली। आपकी आगा साहब, आपकी आवाज जो है हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है शायद आपका माइक। अब मैं क्या बता, जी 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 जी। अब शायद आ रही होगी आवाज। जी सॉरी, मैं कह रहा था कि कुछ पिछले 45-46 साल से, जब से ईरान के अंदर इनकलाब आया है, रिवोल्यूशन आया है, तब से अमेरिका ने अपनी कोई कोशिश ऐसी नहीं छोड़ा है जिससे इनके इनकलाब को नाकाम किया जा सके। कभी यहाँ की लीडरशिप का कत्ल करवा कर, जैसे उसके अंदर बेहिश्ती है, रजाई है, बाहुनर है, इस तरह के लीडर्स जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, या उसके बाद में 8 साल की एक जंग का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद में सैंक्शंस उस वक्त से लेकर अब तक के लगातार बढ़ते चले गए हैं। इसी तरह से एक के बाद एक ईरान के रास्ते में रुकावट ईजाद करने की कोशिश करता था और अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाकर खड़ा होता था। कभी भी ये नहीं खुद आगे आता था, बल्कि कभी सद्दाम को आगे किया है, कभी सैंक्शंस आगे हैं, कभी आईएस है, इस तरह से वो था। आज का दिन हिस्टोरिकल दिन है कि आज अमेरिका मजबूर हुआ है अपना नकाब उतारने के लिए। ये नकाब जो आज अमेरिका का उतरा है, जो पिछले 45 साल से वो नकाब पहनकर ईरान से मुकाबला कर रहा था, आज उसने उस नकाब को उतारा है। ये एक। दूसरा पॉइंट ये कि जो नकाब को अमेरिका ने उतारा है, ये एक बात है ये दिखने में, लेकिन ये उसकी कमजोरी की अलामत है। कल तक क्या अमेरिका इतना पावरफुल था कि अपने एजेंट को या अपने मजदूरों के जरिए से वो जो काम करवा सकता था, आज वो ये काम नहीं करवा पा रहा है। इवन इसराइल के जरिए से वो इस काम को करवाने में अब नाकाम है। जब वो अपने काम को नहीं करवा पा रहा और खुद उसको मैदान में उतरना पड़ा है, तो हम सब इस बात को जानते हैं कि जब किसी गली का या किसी एरिया का एक बुली होता है, एक डॉन टाइप का एक शख्स होता है, वो कोशिश करता है कि अपने आदमियों के जरिए से अपना काम करवाए। वो कब आता है मैदान में, वो कब आता है मुकाबले के लिए? जब उसको ये महसूस हो जाता है कि सामने वाला इतना पावरफुल है कि अब मेरे बंदे उसका काम नहीं निपटा सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल दिन है। आज ये दुनिया समझ गई और दुनिया के सामने आ गया है कि अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं है कि ईरान से नकाब पहनकर लड़े, और वो आज मजबूर हुआ है नकाब उतारने के लिए। आज का दिन इस एतबार से भी हिस्टोरिकल है। जरा सोचने की बात है कि आज का दिन हिस्टोरिकल है इस हिसाब से भी। एक वो कंट्री कि जिसने न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल किया है हिरोशिमा नागासाकी में, एक वो कंट्री सो कॉल्ड कि जो ये बताती नहीं है कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, और वो एनपीटी का हिस्सा भी नहीं है। तो वो दो कंट्री के जो ना एनपीटी का हिस्सा है और नागासाकी और हिरोशिमा में जिसने बम इस्तेमाल किया है, वो लोग आते हैं ईरान को ये सबक सिखाने के लिए और बताने के लिए कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा मजाक का दिन है, कितना अजीब दिन है, और किस तरह की ये बातें हो रही हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में सिक्योरिटी काउंसिल अभी कहां है? वर्ल्ड ऑर्डर में आज आईएईए क्यों अपना मुंह नहीं खोल रहा है? तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन हिस्टोरिकल है। वो वर्ल्ड ऑर्डर को निकम्मा बताने के लिए कि जिस वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए से इसराइल के वजूद को ताकत बख्शी गई थी, जिस वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए से अपनी दादागिरी दुनिया में चलाने की कोशिश की गई थी, आज उसके चेहरे से भी नकाब उतरने वाला दिन है। और ईरान ने पहला जो बयान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बयान के साथ में ईरान ने ये दरखास्त किया है, ये डिमांड किया है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और
और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर आज वो एक एनपीटी के ऊपर होने वाले हमले को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं, उसकी मजम्मत नहीं करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, तो फिर इस वर्ल्ड ऑर्डर में कल किस पर क्या हो जाएगा, उसको फिर कौन रोकेगा? आज एक आउट ऑफ एनपीटी कंट्री आकर हमला करती है और आप उसको रोक नहीं रहे, तो फिर इस वर्ल्ड ऑर्डर के रहने का क्या मतलब है? तो ये तमाम वो एस्पेक्ट है जिससे ये समझ में आता है कि आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट की तरह हो सकता है और एक हिस्टोरिकल दिन है। जी बिल्कुल, आपके पास मैं आ रही हूँ, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं यहाँ पर आगा साहब। लेकिन अमरीश जी, मेरा सवाल ये है कि ये एक तरह से इसको ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ की एक जंग के तौर पर भी क्या इसको देखा जा सकता है? ग्लोबल नॉर्थ जो एक तरह से चरमरा रहा है, या हम कहें कि पूरी तरीके से वो आखिरी सांस है, मतलब अपने आप को बचाने की वो लड़ाई लड़ रहा है, और जो ग्लोबल साउथ है वो कहीं ना कहीं एक अपना जो एक राज है वो स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर चीन और रशिया इसमें पूरी तरीके से शामिल हो जाते हैं, बयान से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको भी वो खबर पता होगी कि जब ये कहा गया था चाइना से लड़ाकू विमान निकले थे और ये कहा गया कि यूरोप जा रहे हैं, वो यूरोप ना जाकर उन्होंने अपनी लोकेशन को बंद किया और ये बताया गया कि ईरान में वो गए हैं, यानी कि हथियार भी ईरान को चीन की तरफ से पहुंचाए गए हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ का इस्तेमाल ईरान ने किया हो। ये कोई पुष्ट खबरें नहीं है, ये सिर्फ खबरें हैं जो सब जगह रिपोर्ट की गई हैं। तो क्या अब आपको लग रहा है कि एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, यूरोप है, और दूसरी तरफ ये जो ग्लोबल साउथ है, अब ये जो है ये पूरी तरीके से उभरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से ईरान ने बिल्कुल सरेंडर करने के लिए एक तरह से मना कर दिया है, और करबला की याद वो बार बार दिला रहे हैं कि ये दूसरा करबला है हमारे लिए। देखिए, ईरान को सरेंडर कराने की पहले दिन से कोशिश हो रही है। पहले जो 2 दिन थे, जब जब इजराइल ने बमबारी की, 28 उनके टॉप कमांडर्स मार दिए, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, खिलाड़ी मार दिए, डॉक्टर मार दिए, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और जिस तरीके से 17, 18, 19, 20 ये 4 दिनों में वो इजराइल घुटनों पे आ गया था, और उसके बाद अमेरिका के सामने उसने इल्तिजा की कि अगर हम 1-2 दिन में बॉम्बिंग नहीं होती है तो फिर खेल खत्म। उसमें भी ट्रम्प झिझक रहे थे, ट्रम्प की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कल जो है दिमोना जो न्यूक्लियर साइट पे जो नेजेव में एक मिसाइल गिरा, और वो अकेला मिसाइल था कल का, और वो वहां पर गिरा, और उसमें वो 20 किलोमीटर के रेडियस में डिमोना के था। और सेजल मिसाइल के बारे में आपको बता दें, उसका जो वो मैक 15 की स्पीड से चलती है, 18,000 किलोमीटर पर आवर, और वो जो डिस्टेंस है ईरान और इजराइल का, उसको वो 6 मिनट में कवर कर सकती है। और वो उसका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो केवल 5 मीटर का है, 5 मीटर। तो इसका मतलब है कि ईरान एक मैसेज दे रहा था कि दिमोना जो न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल का है वो हमारे निशाने पर है, उसको हम जब चाहे खत्म कर सकते हैं। इससे इजराइल पैनिक हो गया और उसने जाके ट्रंप से कहा कि वो 2 हफ्ते वाली बात छोड़ो, अभी करो। और ट्रंप का भी आप देखिए खेल कि ये अजीब, ये जो फेक स्ट्राइक्स हुई हैं, इसमें अब दुनिया इस पे देखिए, अभी तक रशिया का जो बयान आया है, चाइना की तरफ से भी मैं बयान अभी वेट कर रहा हूं, उनका अभी उस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन आ जाएगा मुझे जो खबर है। तो वो जो एक पूरी चीज है कि जो आप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात कर रही हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण एक लिंक के रूप में उभर रहा है कि ग्लोबल साउथ की जो फोर्सेस हैं, और जो एक तरह से ईरान, रशिया और चाइना का एक अपना एक्सेस बन गया, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक अलग ईरान ने जो बनाया हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी एक्टिव है। यमन ने कल ही वार्न किया था कि ईरान पे हमला होगा तो हम यूएसए पे हमला करेंगे। अब देखिए बात बिल्कुल सीधी है, अब ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस पे हमला करेगा, और वो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तक को आज जो अपनी तटस्थता बनाए हुए थे, उनको भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ी। ये क्या दिखा रहा है? ये वो अपनी तटस्थता बनाए हुए थे, इतना सब कुछ हुआ, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ, मोदी के साथ ट्रंप ने मजाक किया, फिर भी वो तटस्थ बने हुए थे। लेकिन जब एक हमला हुआ इस तरीके से अमेरिका का, तब इन्होंने पेजेशकियान से बात की। इसका मतलब है इंडिया के भी एस्टैब्लिशमेंट में अमेरिका के प्रति एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। मतलब इंडिया भी
चाहे उसकी जितनी भी राइट विंग सरकार हो, प्रो इजरायली सरकार हो, और अभी भी प्रो इजरायली है वो, लेकिन उसमें शिफ्ट आना शुरू हो गया। और यही मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, एंटिसिपेट मैं यही कर रहा था कि इंडिया चूंकि ग्लोबल साउथ का पार्ट है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, और जियो पॉलिटिक्स में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इंडिया को और कोई रास्ता ही इंडिया के पास नहीं है सिवाय इसके कि वो रशिया, चाइना, ईरान के साथ खड़ा हो। और इंडिया, और ये भी हिस्टोरिक है। आज का दिन इस मामले में भी जो अभी कहा आगा साहब ने, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से जो ग्लोबल साउथ के देश एक हुए हैं, एक साथ आए हैं। और एर्दोगन ने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। एर्दोगन की बात का देखिए उस तरह का भरोसा नहीं, क्योंकि ईरान से उनका ट्रेड है, सॉरी इजराइल से उनका ट्रेड है। लेकिन एर्दोगन ने एक बड़ी बात कल कह दी कि द फेट ऑफ तेहरान विल बी द फेट ऑफ इस्तांबुल। ये एर्दोगन ने कभी नहीं कही थी। मतलब जो तेहरान अगर बर्बाद हुआ तो इस्तांबुल भी बर्बाद होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और जो तेहरान अगर बर्बाद हुआ तो दिल्ली भी बर्बाद होगा, तेहरान अगर बर्बाद हुआ तो बीजिंग भी बर्बाद होगा, तेहरान अगर बर्बाद हुआ तो मॉस्को भी बर्बाद होगा। ये जो पूरी ये इसको कहते हैं सॉलिडारिटी। ये जो कॉन्शियसनेस है, जब आ जाती है, तब उसके बाद आप कोई भी डिवीजन करना चाहें आप नहीं कर सकते। और ट्रंप ने वो आगे आने वाले दिनों में वो बात खुलेगी कि ट्रंप ने ये जो किया है इसकी सच्चाई क्या है, किस हद तक ये वाकई एक स्ट्राइक थी कि फेक स्ट्राइक थी, वो सारी बातें खुलेंगी। लेकिन एक चीज जरूर हो गई है, अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की लामबंदी हो गई है, और ये सैनिक स्तर पे अब उतर रही है। लामबंदी होना एक बात है, और उसके खिलाफ समिट्स करना वो अलग बात है। लेकिन जो सैनिक स्तर पे चीजें उतर रही हैं, और ईरान इस समय लीड कर रहा है, तो सैनिक जो स्तर पे अभी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो अमेरिकन बेसिस पे होंगी, और इजराइल पे भी और ज्यादा होंगी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक, जिसमें यमन भी करेगा, इराकी रेजिस्टेंस भी करेगा, उधर हमास नाक में दम किए हुए है गाजा में। लोगों को बहुत दिन से गाजा की खबरें नहीं पता, गाजा में भी हमास पूरा एक अपर हैंड लिए हुए है। ये सारी जो सिचुएशन है, सीरिया में देखिए पूरा का पूरा जो सीरिया में जीत हुई थी ग्लोबल नॉर्थ की, वो पूरी धराशायी हो गई। इस समय सीरियन रेजिस्टेंस अब स्विंग पे है। लेबनान की भी यही स्थिति है कि जो रेजिस्टेंस है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस पूरे सिनारियो में आप देखिए कि ग्लोबल साउथ की जीत है और ग्लोबल नॉर्थ की बहुत बड़ी हार है। जी जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, और ये बताना दर्शकों को बेहद ज़रूरी भी है कि ये लड़ाई सिर्फ़ 2 देशों के बीच में नहीं है। अब ये लड़ाई कैसे 2 धड़ों के बीच में नज़र आ रही है। जो मल्टीपोलर पूरा जो फ़िलहाल दुनिया हुई हुई है, उसमें कौन देश किसके साथ खड़ा होता है, उससे पूरा सिनेरियो जो है वो बदल जाता है। ये जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, अमेरिका की, इज़राइल की जो लगातार चल रही है, ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, अब लोगों को ये यकीन होने लगा है इस 1 हफ्ते के या 9-10 दिन के वक्त में कि इन लोगों को भी जवाब दिया जा सकता है। ये भले ही अपने आप के उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो, पावर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप ये सोचिए कि एक कंट्री के पीछे कैसे वो कम से कम 40 सालों से पड़े हुए हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो है वो कहते हैं। लेकिन फिर भी सवाल, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें लोगों तक पहुंचना जरूरी है आगा साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर ईरान, अब जाहिर सी बात है, रिटेलिएट करेगा, उसने इजराइल पर किया है, लेकिन उसने ये इंडिकेशन दे दिए हैं क्योंकि जो एयर बेसिस हैं उन पर भी वो हमला कर सकता है, यानी कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खुद जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खतरे में डाल दी है। और इसीलिए जैसे अमरीश जी कह रहे थे, बहरीन से लेकर तमाम जगहों, शायद आपने ही कहा था कि छुट्टियों पर चले गए हैं। अगर ऐसा ईरान की तरफ से किया जाता है, जाहिर सी बात है फिर अमेरिका भी उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में ईरान इसके लिए कितना तैयार है खुद इंडिपेंडेंटली, अगर उसके साथ दूसरे मुल्क नहीं आते हैं तो? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और अमरीश जी ने भी अच्छे पॉइंट्स इससे पहले सवाल में भी कहे थे। मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपके लास्ट सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि अगर दूसरे देश उसके साथ नहीं आते हैं, तो मैं एक पॉइंट इसके ज़िम्न में इसके बारे में कहना चाहूंगा। उक्राइन और रशिया की जो जंग चल रही है, उस दरमियान हम लोगों ने एक वेपन, एक हथियार का नाम बहुत सुना है, ईरान के ड्रोन शाहिद 136।
हम सब इस बात को जानते हैं कि रशिया एक बहुत ताकतवर है, असलहा और वेपन एक्सपोर्ट करता है वो, और इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है कि जो रशिया से हथियार खरीदता था एक जमाने में सबसे ज्यादा। अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक जमाने में सबसे ज्यादा। आप सोचिए जरा इस बात के ऊपर कि ईरान वो कंट्री है कि जिसके ड्रोन रशिया को भी जरूरत पड़ रही थी इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी पॉइंट, यानी ईरान ताकत के हिसाब से कमजोर नहीं है। वेस्टर्न मीडिया ने उसको किसी वेस्टर्न मीडिया की जो मुखालिफत की एक बड़ी वजह है, शायद उसकी एक बड़ा पॉइंट उसके पीछे यही है कि ईरान इतना मजबूत हो चुका था। अगर ये कमजोर होता तो जैसे अफगानिस्तान पर हमला किया, जैसे ये कभी कभी यमन को मार देते थे, कभी ये इराक को इन्होंने मारा है, आज से कुछ साल पहले, कुछ डिकेड पहले इन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला किया है, जिस पर जब इनका दिल जैसे चाहा, सूडान की क्या हालत बनाकर रखा है, लीबिया हम लोगों के सामने है। लेकिन ईरान पर अब तक के ये हमला नहीं किया था उन्होंने। उसकी एक बड़ी वजह एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ईरान सूडान नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान कोई दूसरी कंट्री की तरह नहीं है, ये अपने पैरों पे, अपने हथियारों के ऊपर बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। ये सबसे पहला पॉइंट है। रही बात ये कि ये जो जंग अभी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और इसके जो हालात होने वाले हैं क्या होंगे, इस बात को भी एकदम नजर में रखने की जरूरत है और सबके सामने है। मिश्रा जी मेरी इस बात को बताएंगे कि कितनी सही है। और वो बात यह है कि इसराइल ने तो अपने लिए आयरन डोम बना के रखा था। ईरान के मिसाइल आयरन डोम को 6 लेयर को उसको क्रॉस करके जाके टारगेट के ऊपर मार रहे हैं। बिनगोरियन पे मार रहे हैं, रिसर्च सेंटर के ऊपर मार रहे हैं, मोसाद के सेंटर के ऊपर मार रहे हैं। तो जब वो आयरन डोम को क्रॉस करके और फिर उनके जितने भी लेयर थे उसको क्रॉस करके जब वो मार रहे हैं आराम से, तो अमेरिका की ये जो बेसिस जहां पर है, यकीन जानिए कि उस तरह का डोम कोई अमेरिका के ऊपर नहीं है। जब वो इसराइल के अंदर मारने की इतनी क्षमता और इतनी ताकत रखते हैं कि इसराइल की आज की खैबर मिसाइल की बात की, अगर आपने फुटेज और वीडियोस देखा हो, एक ऐसा मिसाइल है वो कि जिस मिसाइल में एक टाइम में 80 टारगेट को वो एक साथ मार सकता है, 80 टारगेट को एक साथ मार सकता है। और आप सोचिए कि अगर ऐसे 100 मिसाइल के, जो ईरान कहता है कि उसके पास थोक में पड़े हुए हैं, एक साथ 100 मिसाइल अगर वो फेंकेगा तो नतीजा क्या होगा, 8000 टारगेट को एक साथ मारेगा। अब जब वो इसराइल को, कि जो इतना डोम बनाकर उसने रखा है, उसकी ये हालत उसने कर दिया है, उसकी गलती की वजह से और उसकी उस काम की वजह से जो उसने ईरान के ऊपर हमला करके जो एक बहुत बड़ी गलती की थी, मिसकैलकुलेटेड उसने कदम उठाया था, और वो ऐसा सबक अब ईरान उसको सिखाना चाहता है कि जो याद रहेगा। तो अब जिसके पास आयरन डोम नहीं है और 300 से 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर इनके बेसिस पाए जाते हैं, तो अमेरिका को यह पता है कि उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए जब आप ट्वीट देखते हैं ट्रंप का, तो ट्रंप एक तरफ तो अपनी शूरता बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, शुजाअत, कि भाई हमने ये काम कर दिया और हमने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, लेकिन अपने मैसेज के आखिर में लिखते हैं कि अब तो हम पीस की बात करना चाहते हैं। और ये पीस, ये सुलह की बात जो वो करने का इंडिकेट कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि उनको सुलह और पीस पसंद है। वो किसी तरह का, इस तरह के माहौल को अगर वो पसंद करते और वो जंग के मुखालिफ होते, तो आज गजा पे उनकी हुकूमत के आने के बाद भी जिस तरह के बम और जिस तरह का हमला इसराइल ने जारी रखा है, जो लाइन में भूखे लोग खड़े हुए थे खाना लेने के लिए, उन पर जिस तरह का हमला किया है, तो उसके ऊपर कम से कम उनके मुंह से चूं तो निकलती जो नहीं निकली है। ये सुलह का वर्ड ये बता रहा है कि इस मीठे वर्ड के पीछे ट्रंप अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं और दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश करना चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो सुलह की बात कर रहा था, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं जिसकी तरफ मिश्रा जी ने इशारा किया है। और वो बात यह है कि अब दुनिया इस बात को समझ रही है कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। कल तक तुम जिसके ऊपर हमला करते थे वो बेचारी कंट्रीज थी, उनके पास वेपन नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं था, उनका अपना सिविलाइजेशन उतना मजबूत नहीं था, कुछ का या कुछ की अपनी इंटरनल कुछ बड़े प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ईरान की आज 2 बहुत बड़ी अहम ताकत है ईरान के पास। ईरान के पास हथियार के हिसाब से उसका मजबूत होना, इतना मजबूत होना कि इसराइल को घुटने पर लेकर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी जो बहुत बड़ी ताकत ईरान के पास है, और वो ये है कि यहाँ की लीडरशिप और यहाँ की पब्लिक, इन दोनों की यूनिटी और ये दोनों का इस बात के ऊपर भरोसा
कि ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे हथियार हैं बहुत पावरफुल, लेकिन जब हम सत्य में विजय थे, जो हमारे हिंदुस्तानियों का भी नारा है, सच की जीत होगी। हम हथियार से भी मजबूत हैं, हमारे दरमियान यूनिटी भी पाई जाती है, और चूंकि हम सच पर हैं और सच्चे रास्ते पर हैं, तो यकीनन हमारी जीत होने वाली है। जी, बिल्कुल। ये यकीन है ईरान में रहने वाले लोगों का, ईरानियों का, वहाँ की हुकूमत का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो लगातार ये बताते रहे हैं कि बलिदान तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम उससे किसी भी तरीके से, यानी कि शहादत, हम किसी भी तरीके से उससे ना तो घबराते हैं और ना ही डरते हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने आज अपना एक बयान दिया है अमेरिका के हमले के बाद, और उन्होंने कहा कि ईरानियों का ये मानना है कि उनके लिए ये दूसरा करबला है। वो अपनी गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन कभी अपनी गर्दनों को झुकाएंगे नहीं। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी वजह है। देखिए क्या होता है, एक डिटर्मिनेशन होता है, जनता आपकी कितनी साथ है, आपके अंदर क्या विल पावर है। आप एक इजराइल की तस्वीरें देखते हैं जहां लोग बंकरों से नहीं निकल रहे हैं, और जहां लोग हजारों की तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं, वो एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ईरान के लोग सेफ प्लेस नहीं ढूंढ रहे होंगे, उनको भी अपनी जान अजीज है और वो भी सेफ प्लेस ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस तरह का जो ऊहापोह है, इस तरह की जो स्थिति है, वो ईरान से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जुमे के बाद जो हमने तस्वीरें देखी, डेथ टू अमेरिका के जो नारे तो लगे ही, लेकिन लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर थे, और ऐसे वक्त में जब इजराइल की तरफ से मिसाइलें आ रही थी, तो ये भी दिखाता है कि वो किस तरह से अपने आप को इन सालों में ईरान ने हर तरीके से अपने आप को तैयार किया है। वो एक जदीद मुल्क है, यानी कि एक मॉडर्न कंट्री है, ये भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और अमरीश जी, मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये कोई लड़ाई आर पार की तरफ जाएगी, या आप कोई मीडिएशन होता देखते हैं, क्योंकि बातचीत का दरवाजा तो खोला गया यूरोपीय कंट्री की तरफ से, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया। यानी कि एक के बाद एक ईरान को जो धोखे दिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो अपने आप को जिस तरह से खड़ा कर लेता है, फौरन और जवाब देता है, उससे जाहिर सी बात है हक्का बक्का हैं ये ताकतें। लेकिन किस तरफ फिर ये आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लोगों को बहुत इसमें वो है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो वक्त मांगा था, लोगों को लगा कि शायद अमेरिका इसमें मोहलत मांग रहा है, या फिर ज्यूज लॉबी का दबाव अभी उतना नहीं है। क्या आपको लग रहा है उस ज्यूज लॉबी के आगे अमेरिका नहीं कहूंगी, ट्रंप सीधे तौर पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और जिस तरह से हर प्रेसिडेंट वहां एक पपेटी होता है उस लॉबी का, बिल्कुल वैसे ही ट्रंप भी हैं और वही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी संभावना है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में सिविल वॉर होगी। देखिए, पुतिन ने भी यही कहा था जब ट्रंप इलेक्ट हुए थे कि सिविल वॉर होगी, और हम लोग का भी ये मानना था कि वो ट्रंप जिन प्रोमिसेस के साथ आए हैं सत्ता में, वो प्रोमिसेस अगर उन्होंने नहीं रखी, अमेरिका की जो आर्थिक क्राइसिस है वो इतनी जबरदस्त है, वहां पर $37 ट्रिलियन का दुनिया में सबसे ज्यादा उसका डेट है अमेरिका के ऊपर। उसकी वजह से जॉब्स नहीं है, उसकी वजह से अभी तो इन्फ्लेशन नहीं स्ट्राइक किया, इन्फ्लेशन स्ट्राइक करेगा जब डॉलर की हेजेमनी गिरेगी, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई कमर तोड़ बढ़ेगी, उधर जॉब्स नहीं है। इसलिए मतलब भारत से भी बदतर स्थिति है जॉब्स के मामले में अमेरिका की, जो ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। तो ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और ज्यादा कमिटमेंट वॉर की तरफ दिखा दिया है। इसका मतलब खर्चे भी उस तरह से बढ़ेंगे। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, और वो लगातार इस बात को कह रहा है कि अमेरिका को इस वॉर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात, जब ये बात खुलेगी, मुझे तो ये देखना है, जब ये बात खुलेगी कि ये स्ट्राइक्स ही फेक हैं, ये स्ट्राइक्स उस तरह की है ही नहीं कि वहां जाके पत्रकार जाके वहां पर अपना इंटरव्यू मतलब बकायदा वहां रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे से धुआं ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई एक सामान से बॉम्बिंग हुई है। वो 600 मीटर वाला मामला ही नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ गया है। तो इसका मतलब है कि ये GBU 57 बॉम्ब तो नहीं थे। अगर GBU 57 बॉम्ब होते तो दूसरे हालात होते। अब इतना बड़ा झूठ जो है, ये तो अमेरिकन जनता भी पकड़ रही है, ये दुनिया की जनता पकड़ रही है। तो ये देखिए, आर पार की जो आपने बात की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईरान अब कटिबद्ध है इजराइल के खात्मे के लिए, इजराइल को खत्म कर देंगे, ये तो तय है। ये आज होता है, 1 हफ्ते बाद होता है, 2 हफ्ते बाद होता है, 3 हफ्ते बाद होता है, नहीं पता, लेकिन इजराइल नहीं रहेगा, ये बात तय है। अमेरिका जो है, और अमेरिका को भी अपने सारे बेसिस
कहां पर यूज कर सकता है, कहां नहीं कर सकता है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी देखिए मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं वहां से कोई फायरिंग नहीं हुई है, अभी अभी वहां से कोई हमला उसने इसराइल ये ईरान पे नहीं किया है। ईरान के साथ देखिए एक और बड़ी ताकत है, ये तो एक है ही कि रशिया और चाइना और पूरा सपोर्ट है। भारत जैसे देश भी अब देखिए रिएक्ट कर रहे हैं। अर्दोगन अर्दोगन जो बिल्कुल एकदम ईरान की खिलाफत में उनको, मतलब ईरान के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा था अमेरिका और इजराइल द्वारा, जी और वो जब इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि इस्तांबुल का हाल वही होगा जो तेहरान का हाल होगा, तो ये तो बहुत बड़ा हम्म, कोलिशन बन रहा है अमेरिका इजराइल के खिलाफ। तो इससे तो ये लोग निकल ही नहीं सकते हैं अगर ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा। और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ये पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि ईरान इजराइल को तबाह करे, और इस समय तबाही ही है इस समय, और कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, गाजा की जो बात है, देखिए ईरान ने दो बातें कही। एक तो उसने कहा कि हमारे यूरेनियम इनरिचमेंट पे हमें कोई नहीं सिखा सकता है कि हम कितना इनरिच करेंगे, इस बात को उन्होंने इसीलिए यूरोपियन प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। दूसरी बात, खामनेई साहब का कल बयान भी आ गया कि फिलिस्तीन का मुद्दा हमारे लिए बहुत ही फंडामेंटल है। तो अगर फिलिस्तीन का मुद्दा भी फंडामेंटल है तो सीधी बात है कि भाई फिलिस्तीन को आजाद कराना है, और फिलिस्तीन आजाद एक ही हम्म, तरह से हो सकता है। अब तो नेतन्याहू टू स्टेट सोल्यूशन भी नहीं मानते, तो एक ही तरह से हो सकता है कि इजराइल को वहां से हटाया जाए, वहां नेतन्याहू का तख्ता पलट हो। ये लोग खाम नहीं कर तख्ता पलटने की इनकी इनकी कोशिश थी, हो रहा है उल्टा, नेतन्याहू का तख्ता पलट रहा है और उधर ट्रंप का तख्ता पलट रहा है। ये दो बहुत बड़े जी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस अमेरिका की इस एक तरफा कार्रवाई से निकलेगी। जी जी, बिल्कुल। और बहुत संक्षेप में क्योंकि वक़्त की कमी है, आगा साहब आपसे मेरा लास्ट सवाल कि इसके जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। एक एक कंट्री बना और उसके बाद आप उनका अगर फ्लैग भी देखें, मैं बात इज़राइल की कर रही हूँ, जो ग्रेटर इज़राइल की बात वो कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका उनके साथ पूरी तरीके से शामिल है, यूरोपीय देश भी हैं उनके साथ शामिल। क्या वो ऐसे ही अपने इस सपने को छोड़ देंगे? जो तमाम पेशन गोइयाँ हैं, क्या हम उनको ऐसे ही रहने दें? अगर आप ये कह रहे हैं और ये क्लेम है कि ईरान एक तरह से विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है और सबक सिखाया जा रहा है और आगे भी सिखाया जाएगा, तो क्या ग्रेटर इज़राइल जो है वो बस एक नाम, ये एक सपना, एक डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा? और क्या अब आपको लग रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों की दुख तकलीफ दर्द जो है उनका, जो पिछले 2 साल से वो सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, उसकी क्या अब आपको लग रहा है कि अब अंत आने वाला है और वहां पर वो सब कुछ खत्म होगा? क्योंकि ईरान जो है उसके लिए फिलिस्तीन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। जी मैं आपने बहुत अहम सवाल और मुझे बहुत ही लिमिटेशन के साथ मैं पॉइंट सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगा कि वो इसराइल जिसने 1967 में 6 कंट्रीज को 6 दिन के अंदर खत्म कर दिया था, जिसमें सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट और उस वक्त के जो और यानी 6 दिन की जंग के अंदर उसने इन बड़ी कंट्रीज को खत्म कर दिया था और उनको घुटनों पर लेकर आ गया था। वो इसराइल के जो हमेशा अपने आप को दुनिया में ये पहचानवाने की कोशिश करता था कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है और उसके वेपन्स बहुत मजबूत हैं और वो दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक ताकत है, वो अपने आप को ये बताता था। इवन हमारा मुल्क भारत, हिंदुस्तान उसके असलहों को खरीदता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको ये समझाया गया था और ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसराइल बहुत ताकतवर है, उसके हथियार बहुत मजबूत हैं। सोचिए क्या दिन आ गया 4 दिन के अंदर कि इसराइल हाथ जोड़ के अमेरिका से और ट्रंप से बार बार कहता है कि अब तुमको दखालत करना पड़ेगा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट अब जरूरी है। ये इन्वॉल्वमेंट की गुहार ये बता रही है कि इसराइल इंटरनली खत्म हो चुका है, उसको बाहर वेंटिलेटर की जरूरत थी जो अब अमेरिका उसको दे रहा है। आप और एक पॉइंट के ऊपर गौर कीजिएगा, यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन क्या है इसराइल के हमले के ऊपर भी? यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन क्या है आज अमेरिका के हमले के बाद में भी? रिएक्शन ये है कि वो लोग पलटकर ये नहीं कहते हैं कि हम इसको कंडेम कर रहे हैं, दोनों हम लोगों ने कंडेम नहीं किया है। यूरोपीय यूनियन जब मैं कहता हूं तो 3 बड़े मुल्क मेरी मुराद है, इंग्लैंड, जर्मन और फ्रांस। इन लोगों ने कंडेम नहीं किया है, ये कहते हैं कि हाँ ये हालात बहुत गंभीर हैं, हमको बहुत चिंता हो रही है और हम ईरान से कहेंगे कि तुम टेबल की तरफ वापस आओ,
क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि जिन हालात के जरिए से वो ईरान को खत्म करके जो इसराइल के रास्ते में एक बड़ी रुकावट महसूस होता था, वो खत्म करने में न सिर्फ ये कि नाकाम नहीं हुए हैं, बल्कि जिसको मारने निकले थे उन्होंने आज उसकी कब्र खोद के उसको कब्र में उतार दिया है। इसीलिए वो टेबल पर आने बोल रहे हैं। और यहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री का भी जो जवाब है और यहाँ की जो पब्लिक है वो भी यही कह रही है एक्चुअली कि सुनो, हम तो संडे के दिन, फ्राइडे के दिन ये हमला हुआ है 13 जून को, संडे को तो हम टेबल के ऊपर बैठने ही वाले थे मस्कत में तुम्हारे साथ में, तुमने इस टेबल को तोड़ दिया है, तुमने वो मीटिंग रूम को खराब कर दिया है। अब वो मीटिंग रूम जिसको तुमने जला दिया है और तोड़ दिया है, उस मीटिंग रूम में हमको वापस आने के लिए कहते हो। आज इराकची जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर इंग्लैंड को खिताब करके ये कहा है कि तुम हमको कहते हो टेबल पर आए, कौन से टेबल के ऊपर? जिस टेबल पर आज सुबह में अमेरिका ने आग लगा दिया पूरी तरह से, हम तो बात करने के लिए हमेशा तैयार थे। तो ईरान इंटरनेशनल उस पर अगर देखा जाए तो उसने डिप्लोमेसी के दरवाजे को भी खुला रखा था। ये अमेरिका है जिसने बंद किया था, ये सोच करके हमला करके ईरान को डरा देगा। लेकिन एक पॉइंट जिसकी तरफ आपने और अमरीश जी ने थोड़ी देर पहले इशारा और आपके सवाल में भी था कि ये शहादत वाली कौम है। मुहर्रम जितना नजदीक आता चला जाएगा, यकीन कीजिए कि दुश्मन को मलियामेट करने का इनका इरादा न सिर्फ यह कि कम होगा बल्कि और मजबूत होता जाएगा। और यहाँ की कौम ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इस मुहर्रम में जहां इमाम हुसैन की 1400 साल से हम जीत मना रहे हैं बातिल के ऊपर और जालिम की नाबूदी पे जीत मना रहे हैं, अब हम लोग अपने जमाने में भी आज के जालिम को नाबूद और उसको मलियामेट होते हुए अपनी आंखों से भी देख पाएंगे। जी, बिल्कुल। और लोगों को अभी भी वो 72 याद हैं, वो यज़ीद की जो पूरी फ़ौज थी, वो उन लोगों को याद नहीं है, वो शहादतें याद हैं और उनको हर साल जिस तरह से याद किया जाता है, हर दफ़ा जिस तरह से याद किया जाता है और जिस तरह से पूरी शिया कौम को तैयार किया जाता है, वो भी इसमें एक तरह की मिसाल है, ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। और इस ईरान और अब इज़राइल की इस जंग में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, जो हमेशा अमेरिका की हमेशा साजिश रही सुन्नी और शिया में बांटने की, वो भी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि एक तरह से उसमें भी नाकामयाब होता हुआ ही साबित हुआ है अमेरिका, ये भी साफ तौर पर दिखता है। जो अरब ममालिक हैं, जो पिट्ठू अमेरिका के बने हुए हैं, जो उनसे हथियार खरीदते हैं, जो उनके साथ मुआहिदों पर सिग्नेचर करते हैं, उनका भी क्या हशर होगा वो खुद भी देखेंगे। लेकिन रस्मन ही सही कंडेम कर रहे हैं, लेकिन पता है कि उनके हाथ भी किस तरह से रंगे हुए हैं। फिलहाल क्या आगे होता है, किस तरह से होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि ये क्रिटिकल सिचुएशन में जरूर आ गया है। ईरान अब कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे रिटेलिएट करेगा, उसके साथ कौन मुल्क आते हैं और अमेरिका का फिर क्या रुख रहता है, इससे बहुत कुछ निर्भर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आप शामिल हुए। और अमरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।